हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका केमिस्ट्री का सिलेबस और उसमें आपकी फर्स्ट यूनिट है सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो इसमें हम क्या कवर करेंगे? बेसिकली सॉलिड स्टेट इज ऑल अबाउट कि आपका जो कोई भी आपका कंपाउंड होता है उसमें जो आपके एटम्स होते हैं जिनसे मिलकर वो कंपाउंड बनता है, उनका अरेंजमेंट किस टाइप से होता है, क्या उस आपके कंपाउंड की क्या ज्योमेट्री होती है, कैसे किस टाइप से वो बनते हैं, तो वो सब हम उसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आपका स्टार्ट करते हैं। सॉलिड, सबसे पहले सॉलिड क्या होता है? सॉलिड, वी ऑल नो सॉलिड इज दैट फॉर्म ऑफ मैटर which have rigidity and hence possess a definite shape and definite volume। उसका जो सॉलिड्स जो आपके ऑब्जेक्ट होती हैं उनका आपका डेफिनेट शेप होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, डेफिनेट वॉल्यूम होता है एंड डेफिनेट उसका आपका रिजिडिटी होती है उसकी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपके सॉलिड्स होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड इज अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड में एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस है, लेकिन उसी बेसिक डिफरेंस की वजह से आपका जो दोनों कैटेगरी है वो बहुत ही मेजरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं जिनमें आपका जो अरेंजमेंट है, उसके अंदर जो एटम्स हैं उनका अरेंजमेंट जो है वो आपका रेगुलर होगा। लाइक कि आफ्टर एवरी एटम देर इज अ सिमिलर एटम। Solids which have regular arrangement of constituent particles like, 1 minute, yes, solids which have regular arrangement of constituent particles, atoms, ion or molecules are called crystalline solids. And in case of amorphous solid we have a irregular arrangement। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है जैसे irregular arrangement होता है वहाँ पर particles का, तो ये एक बहुत बेसिक डिफरेंस है। इसकी वजह से सारी प्रॉपर्टीज में आपका डिफरेंस आता चला जाएगा। तो ये कैसे देखते हैं हम आपका क्रिस्टलाइन, और उसमें देखिए मैं एक फिगर के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उसमें क्या है कि जैसे आपका यहाँ पर मैंने दो टाइप के पार्टिकल्स आपको डिनोट किए हुए हैं। वन इज रिप्रेजेंटिंग बाय द सर्कल एंड सेकंड इज बाय द सॉलिड सर्कल, राइट। तो उसमें आपका क्या है कि आप देखेंगे तो आपका जो ये ओपन वाला सर्कल है ये फिक्स्ड डिस्टेंस के बाद वो रिपीट हो रहा है। आपको ये पार्टिकल्स इतने ही डिस्टेंस के बाद यहाँ पर नेक्स्ट मिल जाएगा, इससे नेक्स्ट यहाँ पर मिल जाएगा। इन द सेम वे जो आपका ब्लैक डॉट है वो भी आपका आफ्टर ईच डिस्टेंस, फिक्स डिस्टेंस, वो आपका यहाँ पर रिपीट होगा। ठीक है, तो उसमें क्या है, एक रेगुलर पैटर्न आपका जनरेट हो जाता है इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आप इसीलिए वहाँ पर क्या है, एक रेगुलर अरेंजमेंट है। जबकि इन केस ऑफ अमॉर्फस सॉलिड वी हैव, लाइक इधर देखिए जैसे आपका ये ओपन सर्कल यहाँ पर है, इससे नेक्स्ट यहाँ पर इधर लाइन पे है, इससे नेक्स्ट भी लाइन पर है एंड फोर्थ वन इज अबव द लाइन। सो इन दिस केस वी आर नॉट हैविंग एन रेगुलर पैटर्न ऑफ एटम्स एंड आयन एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, so in this way we can differentiate the between the two, and due to this difference the properties also become different. In case of crystalline solid we have a sharp melting point. The sharp melting point meaning is that कि आप किसी सॉलिड को मेल्ट कर रहे हैं और उसमें एक जैसे ही उस पर्टिकुलर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट पहुंचेगा वो उसी पॉइंट पर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जबकि फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग अ कंपाउंड एंड इट इज हैविंग अ बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 78 डिग्री सेल्सियस। सो at that point it start melting. But in case of amorphous solid we do not have a sharp melting point, we have a range of melting point. Like in this we have a 5 to 10 degree Celsius range. Suppose the glass is a example of an amorphous solid. So when we melt a glass, so it start melting over a range. Suppose we are doing, for example, it start melting from 10 to 20 degrees Celsius. It's just an example. So it is not having a sharp melting point. Next is crystalline solids. They are anisotropic in nature. It means crystalline solids, in this case we have every solid has its own property.
like electrical conductivity, refractive index, melting point, boiling point. So all these are the properties of solid. So in what is the meaning of anisotropic here? When we move, in case of when we study a crystalline solid and we move like this in downward direction, or we are moving in this direction. So in this case, we have the same property in different direction. Here I have written that same physical properties like electrical conductivity show different values. Like either I am moving on this side or I am moving this side, right? So they are showing the same like electrical conductivity, it will show the different physical property in different direction. But in case of amorphous solid, what we have in this we have like we are, if we are moving in any direction, like we are moving in this direction or in this direction, all in all direction we are having the same property. Like suppose we need to find the refractive index value of a solid. So either I'm moving in this direction or I'm moving in this direction, I will have the fixed value of the refractive index or the electrical conductivity, right? But in this case we do not have the same value, correct? Next property is, in case of crystalline solid, we have a smooth cleavage. They cut smoothly given plane surfaces pieces. They have a clean cleavage. Like when we suppose इसमें आप किसी जैसे हम सपोज हम एक पनीर को कट कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है कि जब आप उसके स्लाइस करते हैं तो एक शार्प क्लीवेज मिलता है, जो जिस लाइन से के अलोंग आप उसको कट करते हैं तो उसके कॉर्नर्स भी दे आर वेरी शार्प. But in case of in case of amorphous solid, we have a irregular cleavage. Like we do not have a clean cleavage. Suppose when we cut a soap, so in case of soap, we have a do not have a clean cleavage. There is a irregularity in that. Or when we broke a piece of stone, so in the same way, we do not have a clean cleavage because they are kind of amorphous substance. The soap, your stone, all they are the example of amorphous solid. Next is they have definite heat of fusion because they are having a fixed regular pattern. So they have a fixed heat of fusion. But in case of amorphous, we do not have a definite heat of fusion. Example of crystalline solids are, true solids are NaCl, the sodium chloride, the salt which we used in our daily life for the eating purpose, quartz, that is a category of a glass, and second is sulfur. In case of amorphous solid, like plastic, glass, starch, Teflon, PVC, rubber, all these are the example of amorphous solids. What is the meaning of pseudo solids here? Pseudo solids are like suppose we are taking a substance and we melt it at a high temperature and then we suddenly cooled it. So what will happen कि आप पहले उसको क्या कर रहे हैं, आपने उसको मेल्ट किया तो क्या होगा कि जितने भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल हैं दे विल बी एट द लार्जर डिस्टेंस, और जैसे ही आप उसको ऑल ऑफ सडन उसको कूल करेंगे तो जो एटम जहां पर होगा वो वहीं फिक्स हो जाएगा. इस वजह से आपके जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनमें रेगुलर पैटर्न नहीं बन पाता है. ठीक है. नेक्स्ट इसमें है, crystalline solids can be made amorphous either by rapidly cooling its or its melt or by freezing the vapors. Example, quartz can be converted into silica glass. For example, we are having quartz as an example of crystalline solids. So when we can convert crystalline solids into an amorphous solid by uh, rapidly cooling them, so when we melt the quartz and we rapidly cooled it, then it convert into the silica glass, which is an example of an amorphous solid. Next is pseudo solids.
pseudo solids which are easily distorted can flow under their own gravity are called pseudo solids or supercooled solid. Like pseudo solids, in case of for example we are taking a glass. In case of glass, when it start melting, then it melt according to its gravity. Suppose if we are taking example of window, so you will observe that at the center portion it is thin, but at the corner portion it is slightly thick, if we consider a glass of a window. So that is an example of pseudo solids which flow under their gravity, because when a glass start melting due to the heat of a sun, so the gravity is downwards. That's why the atoms and molecules they also start moving downwards. So इस वजह से आपका क्या होता है कि आपका जो ग्लास होता है वो आपका बॉटम लाइन पर थोड़ा थिक होता है एट द कॉर्नर पोर्शन, and in the center portion it is slightly thin as compared to the outer line. Thus window glass of the old buildings are thicker at the bottom and thinner at the top. इस वजह से, ठीक है. So that's why we call amorphous solids are pseudo solids. नेक्स्ट है आपका जो क्लासिफिकेशन होता है, हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, वो कुछ कैटेगरी के बेसिस पर होती है. Here are the examples. So if we classify the crystalline solids on the basis of their bonding, like the bond which we are which type of bond between the atoms they are carrying, so on the basis of that we have first category is molecular solids. Molecular solids में आपका जो constituent particles होते हैं, they can be the molecules, atoms only. In case of solidified noble gases, like noble gases they exist in the single form, means आपका कभी भी He2 नहीं बनता है, He होता है हमेशा, वो किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं. मॉलिकुलर सॉलिड्स में जो आपका बॉन्डिंग या अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होते हैं वो आपका लंडन और डिस्पर्जन फोर्सेस होते हैं. और उसमें जैसे आपका एग्जांपल है आर्गन, नियोन, हाइड्रोजन, आयोडीन, CO2, CCl4 एंड C6H6, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ बेंजीन. इनका जो फिजिकल नेचर होता है वो आपका सॉफ्ट होता है. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर होते हैं. उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत लो होता है. नेक्स्ट कैटेगरी इज, एंड दे आर आल्सो कंसीडर्ड एज द नॉन पोलर solids. Next category is polar compounds. In case of polar compounds, we have molecules like the two polar compounds are made up of two atoms, in which one of the atom is having the highest electronegativity as compared to the second one. आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो होती है कि कोई भी एटम जो होगा वो किसी दूसरे एटम से अपने किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ किस टेंडेंसी से अट्रैक्ट करता है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो पोलर कंपाउंड्स वही होते हैं जहां पर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है बिटवीन द एटम्स. इनके बीच में जो आपका बाइंडिंग फोर्स जो होते हैं, बॉन्डिंग फोर्स, वो आपके होते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. वो इस वजह से कि आपका एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ डिस्प्लेस करेगा, जिसकी वजह से उस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और एट द सेम टाइम दूसरे एटम पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. इसी वजह से वहां पर एक दो डाइपोल बनते हैं, एक होता है पार्शियली पॉजिटिव डाइपोल और दूसरा होता है पार्शियली नेगेटिव डाइपोल. इसी वजह से वहां पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल HCl. तो इधर क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज्यादा होती है, तो क्लोरीन पर क्या होता है कि जो इनके बीच के जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो थोड़े से क्लोरीन की तरफ ज्यादा डिस्प्लेस्ड होते हैं. इसी वजह से यहाँ पर डेल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पर डेल पॉजिटिव, और एक पोलैरिटी जनरेट हो जाती है. सेम विद द SO2 एंड यूरिया. नेचर इनका भी सॉफ्ट होता है, इंसुलेटर होते हैं और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो एटम्स मॉलिक्यूल होते हैं उनमें एक कंडीशन जो मस्ट होती है वो है आपका
कि one of the atom in the compound should be most electronegative and other should be the hydrogen atom. जैसे कि HF हम एग्जांपल लें या H2O या NH3, इनमें क्या है, आपका जो ऑक्सीजन है वो क्या है, आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो आपका जो नेक्स्ट H2O मॉलिक्यूल होगा उसका जो हाइड्रोजन है, दैट हाइड्रोजन विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद दिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सेम विद द NH3 कि आपका जो दूसरा NH3 मॉलिक्यूल होगा उस NH3 का जो हाइड्रोजन होगा वो इधर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, इसमें जो इनका फिजिकल नेचर होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हार्ड होते हैं, इंसुलेटर होते हैं ये भी, और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट है आपका आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स में आपका क्या है कि वहां पर आप जो आपके आयंस होते हैं, जो एटम्स जो होते हैं वो आयंस होते हैं फॉर एग्जांपल, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके बीच में। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा NaCl है, सो NaCl में आपका Na+ बनता है और Cl नेगेटिव बनता है इन आयन फॉर्म। तो यहाँ पर आपका परमानेंट प्लस चार्ज होता है और यहाँ पर माइनस चार्ज होता है। जब Na+ बनता है उसको हम कैटायन बोलते हैं, और जब Cl- बनता है उसको हम एनायन बोलते हैं। तो दैट्स व्हाई दे आर हैविंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। So the example of ionic solids are MgO, ZnS, CaF2, K2SO4, etc. हार्ड होते हैं, NaCl जो आप घरों में यूज करते हैं सॉल्ट, दैट इज ऑल्सो इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, वो हार्ड होता है, और ब्रिटल भी होते हैं। ठीक है, इंसुलेटर होते हैं, लेकिन जब हम उनको मेल्ट करते हैं तो वो अपनी मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सॉलिड स्टेट में वो एज आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन जब हम उसी सॉलिड कंपाउंड को मेल्ट कर देते हैं तो वहां पर उसका आयनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। एंड बिकॉज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आपका जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज ऑल्सो हाई। ठीक है, लास्ट, सेकेंड लास्ट है आपका मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड्स में क्या होता है कि आपका जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल होते हैं उसमें क्या होता है, कर्नल्स एंड द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। कर्नल क्या होता है, सपोज यू आर टेकिंग अ सोडियम मेटल। ठीक है, आपने सोडियम सोडियम लाइक एक सोडियम एटम है, दूसरा सोडियम एटम है, तीसरा सोडियम एटम है। तो जो एक सोडियम पूरा एलिमेंट होता है उसके अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो वो किस तरीके से बाइंडिंग करते हैं एक दूसरे के साथ। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ मेटेलिक सॉलिड, जैसे Fe, Cu, Ag, Sn, जिंक, Mg। सब आपने Mg लिया, तो Mg जब आपका आयनाइज होगा तो वो कैसे ब्रेक होगा, Mg+2, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो जो Mg+2 बनता है उस टाइप के आयन को हम बोलते हैं कर्नल्स, और जो आपके 2 इलेक्ट्रॉन निकले उनको बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। सो इस तरीके से वहां पर बॉन्डिंग होती है। मेटेलिक बॉन्डिंग इसमें होती है आपकी, हार्ड होते हैं लेकिन मेलेबल और डक्टिलिटी इनकी प्रॉपर्टी होती है, बिकॉज दे आर द मेटल्स एंड द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स आर मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट है आपका कोवलेंट बॉन्डिंग। इसमें आपका एटम्स के बीच में बॉन्डिंग होगी, और आपका इसके लिए क्या नेसेसरी कंडीशन होती है कि जो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है दैट इज ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें एग्जांपल जैसे आपका डायमंड है, SiO2 क्वार्ट्ज होता है। ठीक है, और हार्ड होते हैं आपके ये, यहाँ पर भी कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। जैसे डायमंड में आपका सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है और डायमंड में आपका कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। इंसुलेटर होता है और इसका बहुत ही ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बट देयर इज एन एक्सेप्शन फॉर द कोवलेंट बॉन्डिंग। लाइक ग्रेफाइट में भी आपकी कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, बट एट द सेम टाइम इट इज सॉफ्ट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड इट इज ऑल्सो हैविंग द हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका कि जो आपका क्रिस्टल लैटिस होता है उसमें क्या है कि आपका जो वो क्रिस्टल लैटिस है वो किस तरीके से आपके जो 3D अरेंजमेंट है, लाइक आप 3 डायमेंशनल कुछ भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं स्पेस में, आप उसको कैसे देखते हैं उस पर्टिकुलर क्रिस्टल को, दैट इज दैट अरेंजमेंट of atoms and molecules in the 3 dimensional space
is called crystal lattice. Regular arrangement of constituent particles of a crystalline solid in the three-dimensional space is called crystal lattice or space lattice. Space हम किसको बोलते हैं जनरली? 3D को, ठीक है। अब जो स्पेस लैटिस होता है वो आप, अब जैसे हम सपोज एग्जांपल ले रहे हैं, हम एक घर बनाते हैं, तो उसमें क्या है कि आपका जो घर बनता है उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? ईंट, ठीक है। आप बिना ब्रिक के कोई भी घर नहीं बना सकते हैं, तो ऐसे ही आपका सेम क्रिस्टल लैटिस के अंदर होता है। क्रिस्टल लैटिस में आपका स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो होती है यूनिट सेल। हर एक क्रिस्टल लैटिस की एक पर्टिकुलर यूनिट सेल होती है, जरूरी नहीं है सबकी सेम हो, सबकी अलग अलग होती है। तो द smallest portion of space lattice which when repeated again and again in different direction produce the complete space lattice is called unit cell. आप किसी भी यूनिट सेल को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जब रिपीट करेंगे तो आपका एक पर्टिकुलर वहां पर क्रिस्टल लैटिस बनता है, ठीक है। द साइज and shape of a unit cell is determined by the length of edge of the unit cell. जैसे कि आप एक 3D फिगर लेते हैं, सपोज दिस इज द यूनिट सेल, तो इसमें आपकी 3 साइड हैं। सपोज दिस इज द एक्स एक्सिस, करेक्ट, टेक इट एज वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड ये जो आपकी है दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज जेड एक्सिस। सो इनके अलोंग आपकी बॉन्ड लेंथ होगी, जैसे ये आपका क्यूब ही दिख रहा है आपको, तो इसमें आपकी ये वाली जो बॉन्ड लेंथ होगी विच इज अलोंग द एक्स एक्सिस, ये आपकी ए लेंथ की है, अलोंग y it is of b length and along z it is of c length. The bond angle between the x axis and y axis is considered as gamma. The bond angle between the y-axis and the z-axis it is considered as alpha, and the bond angle between the z-axis and the x-axis is considered as beta. आप इसको कैसे भी ले सकते हैं, यहाँ पर इसमें क्या किया हुआ है कि आप जनरली अल्फा उसको लेते हैं, एक्स और वाई एक्सिस के बीच का एंगल जो होता है वो अल्फा कंसीडर करते हैं, वाई और जेड एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है उसको आप बीटा कंसीडर करते हैं, और z और x एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है वो आपका गामा होता है। तो यहाँ पर इस फिगर में आपकी ये z एक्सिस हुआ है, दिस वन इज z एक्सिस, दिस इज x एक्सिस and this is y axis, correct? So these are the dimension of a unit cell. Next is there are 7 types of crystal system. So उनको हम अब एक एक करके स्टडी करेंगे। क्रिस्टल सिस्टम जो है आपका वो 7 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज क्यूबिक। क्यूबिक इज सिंपल, जहाँ पर आपका क्यूबिक में क्या होता है, उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम होती है। सो इन द सेम वे वी हैव A is equals to B is equals to C and the angle between them is 90 degree. If you draw a shape of a cube on your sheet, then you will observe कि आपका जो bond angle होता है between the x and y axis, y and z axis and z and x axis will be the 90 degree. इसमें जो आपका एग्जाम्पल है NaCl इसका एग्जाम्पल है, KCl है, डायमंड है एंड जिंक सल्फाइड आपके क्यूबिक सिस्टम के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपका टेट्रागोनल, दिस इज टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में आपका क्या होता है, 2 साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और आपकी लाइक A इज इक्वल्स टू B बट B इज नॉट इक्वल टू C, ठीक है। आपका वहां पर एंगल सेम रहेगा, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। आपका इसमें एग्जांपल है, एक एक एग्जांपल आपको सबके लर्न करने पड़ेंगे। सो यू कैन लर्न TiO2, टाइटेनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट इज ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक या फिर रोम्बिक बोल सकते हैं। इसमें आपका कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होती है बट एंगल आपस में इक्वल होते हैं एंड ऑल आर ऑफ 90 डिग्री। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं KNO3, K2SO4, BaSO4 एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज मोनोक्लिनिक। A is not equals to B is not equals to C, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसमें आप एग्जांपल लेंगे मोनोक्लिनिक सल्फर, दैट विल बी इजी टू लर्न। नेक्स्ट इज ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक का सबसे आसान है याद करना। इसमें आपका ये भी आपस में इक्वल नहीं होते हैं, A is not equals to B is not equals to C and alpha is not equals to beta is not equals to gamma is not equals to 90 degree.
इसमें आपका एग्जांपल है K2Cr2O7। नेक्स्ट है आपका रोम्बेहेड्रल और ट्राइगनल, इसमें आपकी साइड्स आपस में इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, एग्जाम्पल इसमें आपका कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है आपका हेक्सागोनल, वी हैव हेक्सागोनल के केस में आपका क्या होता है, दो साइड आपस में इक्वल होती हैं बट थर्ड वन इज नॉट इक्वल, करेक्ट। सो उसमें आपका क्या है, ए इज इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बट गामा इज ऑफ 120 डिग्री। इसमें आप ग्रेफाइट जो आपकी बॉन्डिंग होती है ग्रेफाइट में, आपने 10th में भी देखा होगा कि जो ग्रेफाइट शीट होती है वो हेक्सागोनल प्लेनर शीट होती है, तो एक आपकी हेक्सागोनल शीट ऊपर होती है और सेकंड नीचे होती है, फिर उसमें आप डॉटेड लाइन से उसकी बॉन्डिंग दिखाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका वहां पर होता है। नेक्स्ट है आपका कि अब क्या है कि आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल सिस्टम पढ़ लिए कि आपके इतने इतने क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, ठीक है। लेकिन उन क्रिस्टल सिस्टम में आपकी कितने टाइप की यूनिट सेल होती हैं वो अलग अलग होता है। जैसे कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने भी आपका आप एक हाउस के अंदर जितने भी आपके रूम होते हैं उन सब में आप सेम टाइप की ईंट लगाएं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ईंट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको इस तरीके से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो आपका सबसे पहले है सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल आप कैसे कंसीडर करेंगे, सपोज आप एक यू आर सिटिंग इन अ रूम, okay, so you have 8 corners, 4 corners on the above surface, 1 2 3 4, and 4 corners on the lower surface, 1 2 3 4, so in total we have 8 corners। तो सिंपल यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर क्या होता है कि उसमें जो आपका एटम है या फिर जो भी आप पार्टिकल अपना रख रहे हैं, दे ऑल आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूब। सो आपके यहाँ पर कितने पार्टिकल्स रखे जाएंगे, 8, करेक्ट। सो 8 आपका इसमें यूनिट सेल इन विच कंस्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स आर कॉल्ड सिंपल यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, करेक्ट। नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल उसमें आपके कैटेगराइज होते हैं फिर आपके आगे। नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड से इसमें आप नॉन प्रिमिटिव से ही समझ सकते हैं कि नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या हो गया कि जहां पर आपका जो एटम है वो कॉर्नर्स पर प्रेजेंट नहीं है, उसके अलावा कहीं और पर प्रेजेंट है, ठीक है। सो व्हेन बिसाइड्स एट द कॉर्नर पार्टिकल्स आर प्रेजेंट आल्सो एट सम अदर पोजीशन इन अ यूनिट सेल, तो उसमें सबसे पहले आता है फेस सेंटर्ड। जब आप एक क्यूब को देखते हैं तो क्यूब के अंदर क्या है कि आपके 6 फेसेस होते हैं, एक यहाँ पर ऊपर, एक ये नीचे, और आपकी ये जो 4 साइड्स होती हैं, लाइक आप जैसे किसी रूम के अंदर बैठते हैं तो वहां पर 4 वॉल्स होती हैं, एक टॉप रूफ होती है और एक आपका जो फ्लोर होता है, तो इस तरीके से आपके 6 फेसेस होते हैं। तो आप जो आपका फ्लोर है उस फ्लोर के सेंटर में किसी एटम को रख रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम फेस सेंटर्ड। तो ऐसे आपके कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, और हर एक फेस पर जब आप उसके सेंटर में एटम रखेंगे, सो इन टोटल देयर विल बी द 6 एटम, यू विल प्लेस 6 एटम। लाइक इस वाला जो ये जो फेस है इसके सेंटर पर यहाँ रखा हुआ है, ऊपर वाले का सेंटर ये है, इस वाले फेस का सेंटर ये है, नीचे वाले फेस का सेंटर ये है, और जो ये फ्रंट वाला है, ये जो मैं आपका कर्सर से शो कर रही हूँ, इसका जो फेस सेंटर्ड होगा दैट विल बी दिस पॉइंट, करेक्ट। और जो आपका बैकवर्ड वाला है इसी तरीके से जो आपका पीछे वाला फेस है उसका भी आपका सेंटर पॉइंट ये है, ठीक है। इस तरीके से फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होते हैं। बॉडी सेंटर्ड होता है कि आप रूम के अंदर बैठे हैं तो आपका जस्ट सेंटर में जो एटम प्लेस होगा, कि आप किसी भी डायरेक्शन से देखें, लाइक आप किसी भी कॉर्नर से उस सेंटर की तरफ मूव करें, सो दैट शुड बी एट द सेम डिस्टेंस जैसे कि आपका यहाँ पर है, दिस इज अ क्यूब। तो ये आपका बॉडी सेंटर्ड हुआ कि जो आपका पूरा बॉडी है उसके सेंटर पे जो होगा, उस सेंटर से आप किसी भी डायरेक्शन में किसी भी कॉर्नर्स पर जब मूव करेंगे तो वो आपका सेम डिस्टेंस पर होना चाहिए, ठीक है। सो व्हेन पार्टिकल्स आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स एंड एट द सेंटर ऑफ अ यूनिट सेल। नेक्स्ट इज एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड बहुत ही आसान है, उसमें आप क्या देखते हैं कि जैसे जो क्यूब है उसके आपने कोई भी दो अपोजिट फेस कंसीडर कर लिए, जैसे ऊपर वाला और नीचे वाला इसने किया हुआ है,
तो इसमें ऊपर वाले का सेंटर पे रखेंगे एक पार्टिकल और नीचे वाले पार्टिकल के सेंटर पर रखेंगे, तो दैट इज नोन एज एंड सेंटर्ड। ठीक है, तो आपके कितने टोटल एंड सेंटर्ड हो सकते हैं किसी भी कंपाउंड में, यूनिट सेल में? तो आपका क्यूब के 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, अगर आप 2 यहाँ रख रहे हैं, ठीक है, when particles are arranged at the corners and at the center of any two opposite faces, इसमें आप पार्टिकल्स को कॉर्नर्स पर भी अरेंज करते हैं, ठीक है, एंड अलोंग विद दैट आप किन्हीं 2 अपोजिट फेसेस के सेंटर पर भी पार्टिकल को प्लेस करते हैं। सेम बॉडी सेंटर्ड में भी आप कॉर्नर्स पर तो रखेंगे ही, लेकिन एक बॉडी के सेंटर पे होगा, एंड सेम विद द फेस सेंटर्ड कि आप उसमें कॉर्नर्स पर तो रखेंगे ही, लेकिन 6 पार्टिकल आपके फेसेस पर और आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका each crystal system does not have all the 4 types of unit cell except in orthorhombic। जो आपका ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम होता है उसमें आपके चारों जो आपके यूनिट सेल हुए हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आपका प्रिमिटिव हो गया, फिर उसके बाद बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। so there are 4 types of unit cell in the orthorhombic crystal system। ठीक है, तो आपके so there are only 14 types of space lattice corresponding to 7 crystal system। लाइक आपका जो क्रिस्टल सिस्टम है वो 7 टाइप्स के हैं। ठीक है, तो उसमें आपका ऑर्थोरोम्बिक में 4 होते हैं। ठीक है, ऐसे जितने भी 7 क्रिस्टल सिस्टम है उनके जब हम टोटल यूनिट सेल के टाइप्स कंसीडर करते हैं तो वो आपका 14 आते हैं और उनको हम ब्रेविस लैटिस बोलते हैं। ठीक है, the 14 lattice corresponding to 7 crystal system are known as brevis lattice। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। आपने अब जो यूनिट सेल पढ़ी हैं उसमें आपके जितने भी पार्टिकल्स हम प्लेस करते हैं उनकी हमें कैलकुलेशन करनी है कि एक क्यूब के अंदर एक पार्टिकल का कितना कंट्रीब्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल क्या क्या स्टेप्स आपको उसमें माइंड में रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एन एटम एट द कॉर्नर इज शेयर्ड बाय द 8 यूनिट सेल। आपका जो कॉर्नर पर जो एटम प्रेजेंट होता है उसको आप कैसे देखेंगे? सपोज आपने एक यूनिट सेल लिया, एक क्यूब ले लिया, उस क्यूब को जस्ट टच करते हुए आपने एक उसके पीछे लगाया क्यूब और 2 उसके साइड में लगा दिए। ठीक है, तो जो कॉर्नर पर होगा, नाउ दैट कॉर्नर विल बी अटैच्ड विद द इन टोटल विद द 4 क्यूब्स। ठीक है, अब जो आपका वो नीचे आपने वो 4 क्यूब एक साथ जो अटैच कर दिए हैं उन्हीं 4 क्यूब के ऊपर 4 क्यूब और रख दीजिए, तो जो वो कॉर्नर होगा, नाउ दैट कॉर्नर इज अटैच्ड विद द 8 क्यूब्स। ठीक है, सो आप जब वहां पर एटम रखेंगे तो वो एक स्फीयर की पोजीशन में होगा, स्फीयर की शेप में होगा, और वो जो स्फीयर होगा वो उन 8 क्यूब्स के अंदर आ रहा होगा थोड़ा बहुत। तो हम कैसे कह सकते हैं कि एक यूनिट सेल के अंदर स्फीयर का 1/8 पोर्शन आ रहा होगा। ठीक है, so an atom at the corner is shared by 8 unit cell। contribution of each particle present at the corner is 1/8। कि आपका जो एक एटम होगा वो 8 क्यूब से शेयर्ड हो रहा है, इसी वजह से एक क्यूब के अंदर उस पर्टिकुलर एटम का कितना कंट्रीब्यूशन आया, 1/8। नाउ इन टोटल एक यूनिट सेल के अंदर आपके कितने कॉर्नर्स पर एटम प्रेजेंट होते हैं? 8 होते हैं। एक कॉर्नर एटम का कितना कंट्रीब्यूशन होता है एक यूनिट सेल के अंदर? 1/8। तो जब आप टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करोगे दैट विल बी 8 इंटू 1/8, तो वो आपका किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल आ जाएगा। अब बात करते हैं फेस सेंटर्ड की। तो फेस सेंटर्ड में क्या होगा कि सपोज आप रूम के अंदर बैठे हैं, तो जब आप अपनी टॉप फ्लोर को उसमें आप रूफ को देखते हैं तो उसके जस्ट सेंटर पे आपने एक एटम रख दिया, तो वो एटम आपका स्फीयर की शेप में होगा। उस स्फीयर का आपका हाफ पोर्शन जो आपकी रूफ है उसके नीचे आ रहा होगा, मतलब आप उसको देख सकते हैं, और जो उस स्फीयर का जो हाफ पोर्शन होगा दैट विल बी अबव द रूफ, तो वो आपको नहीं दिखाई देगा। तो आपको कितना पोर्शन दिखाई देगा? ओनली हाफ। तो यू कैन से कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर जो आपका
पार्टिकल प्रेजेंट होता है एट द फेस सेंटर, उसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा उस पर्टिकुलर यूनिट सेल के अंदर, दैट विल बी हाफ। तो टोटल आपके फेस सेंटर्ड में कितने होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। हर एक फेसेस का, एक फेस का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, हाफ। तो टोटल 6 फेसेस पर सेंटर पर जो आपका एटम प्रेजेंट होता है तो वो 6 होंगे। तो 6 इंटू 1/2 दैट विल बी इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 1/2 वैल्यू है वो कंट्रीब्यूशन दिखा रखा है कि एक आपका जो एटम है उसका फेस पर एक यूनिट सेल के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो अगर जो क्यूब के अंदर आप वो सेंटर पे रख रहे हैं तो वो जो आपका एटम होगा वो किसी भी और एटम के साथ, किसी भी और यूनिट सेल के एटम के साथ अटैच नहीं होगा। ठीक है, उसका कहीं भी कोई शेयरिंग नहीं है, वो जस्ट सेंटर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसलिए उसका कंप्लीट ले रखा है 1। करेक्ट। So an atom present at the edge is shared by the 4 unit cell. कैसे, आपका जो एज पर प्रेजेंट होता है, एज का मतलब होता है कि जैसे आपका, एक मिनट में दिखाती हूँ। एंड सेंटर्ड तो आपका ये हो गया, एज सेंटर्ड होता है जैसे आपका ये लाइन है क्यूब की, इस क्यूब के सेंटर पर, मींस जहां पर मैंने आपका ये कर्सर स्टॉप किया हुआ है तो इस पर्टिकुलर लाइन के सेंटर पर, तो दैट इज नोन एज एज सेंटर्ड। तो अब जैसे यहाँ पर आप ये क्यूब है, ठीक है, तो एक क्यूब आप यहाँ ऐसे बनाएंगे। ठीक है, एक क्यूब इसके ऊपर बनाएंगे और एक क्यूब यहाँ से ऐसे ऊपर बनाएंगे। तो ये जो लाइन होगी, ये वाली जो लाइन होगी, इससे हम 4 क्यूब बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एटम प्रेजेंट होगा दैट विल बी शेयर्ड बाय द 4 यूनिट सेल। तो एक एटम का एक यूनिट सेल के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन गया, 1/4। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा आपका, आज हमने आपका सॉलिड्स पढ़े, कितने टाइप के सॉलिड्स होते हैं, दे आर ऑफ 2 टाइप्स, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आपका सूडो सॉलिड्स कवर किया। उसके बाद आपका क्लासिफिकेशन क्रिस्टलाइन सॉलिड की करी थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप्स, बॉन्डिंग। करेक्ट। उसके बाद हमने फिर डिस्कस किया स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस जो आपका 3D अरेंजमेंट में हमने देखा था। नेक्स्ट इज यूनिट सेल, जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है आपका किसी भी स्पेस लैटिस का। उसके बाद जो यूनिट सेल होते हैं वो कितने टाइप के सिस्टम फॉर्म करते हैं, दे आर ऑफ 7 टाइप्स क्रिस्टल सिस्टम, एक एक करके हमने सबको स्टडी किया। नेक्स्ट है आपका जो यूनिट सेल जिनसे मिलकर आपके क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं, तो उसमें प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव में आपका फेस सेंटर्ड, उसके बाद बॉडी सेंटर्ड, नेक्स्ट है आपका एंड सेंटर्ड, उसके बाद आपका हमने एक एज सेंटर्ड भी पढ़ा था लास्ट में। टोटल आपके 14 ब्रेविस लैटिस होते हैं। ठीक है, और लास्ट हमने कवर किया था कि एक यूनिट सेल के अंदर जो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उसमें एक यूनिट सेल के अंदर एक पार्टिकल का कितना कंट्रीब्यूशन होता है। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ये तो हमने एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन देखा एक यूनिट सेल के अंदर, तो जितने टोटल पार्टिकल्स होते हैं एक यूनिट सेल के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन कितना जाएगा, कल के लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे और आपका आगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।